हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर आशुतोष चौबे। आज हम लोग देखेंगे वर्क और एनर्जी में वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है एंड उस पे किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वो सारे पार्ट हम देख चुके हैं प्रीवियस अपने लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे कि अगर फोर्स का नेचर वेरिएबल तो किस तरीके से उसके द्वारा हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और ऐसे टाइप में क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझ में आनी चाहिए वो ये बात हमें समझनी है कि वेरिएबल फोर्स होता क्या है। तो ध्यान से समझिए, जब मैं बोल रहा हूं वेरिएबल फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का डिफिनेशन है एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, direction and follow vector algebra. That is, it can follow triangle law of vector addition, it can follow parallelogram law of vector addition, it can follow polygon law of vector addition. तो फोर्स एक वेक्टर है और वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। फोर्स जो मेरा है उसको मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और वो ट्रायंगल और पॉलीगॉन लॉ को फॉलो भी करता है। तो अब अगर मैं बोलूं कि फोर्स मेरा वेरिएबल है, इसका मतलब है कि तीन सिचुएशन बन सकते हैं। पहला सिचुएशन कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा हो लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना हो, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन एवरी इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन बदल रहा हो। तीसरा कंडीशन, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों साइमल्टेनियसली बदल रहे हैं। इन तीनों कंडीशन में फोर्स को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले ये बात हमें समझ में आई कि किस फोर्स को हम लोग वेरिएबल फोर्स बोलेंगे। या तो मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले या दोनों ही बदले तो मैं बोल पाऊंगा ये फोर्स मेरा वेरिएबल नेचर का है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर होगा कि वेरिएबल फोर्स हमारे रियल लाइफ में कैसा होता है। सपोज कीजिए एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हमने क्या किया, एक रस्सी में बांध दिया और इस रस्सी से उस बॉक्स को हमने खींचना शुरू किया। अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो क्या होगा, आपके पास ज्यादा एनर्जी रहेगी, आप ज्यादा तेजी से उसको खींचेंगे, ज्यादा फोर्स लगा के खींचेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप थकना महसूस करेंगे और फिर जितना फोर्स आपने पहले लगाया है उससे कम फोर्स लगेगा। फिर और टाइम बढ़ता जाएगा, कुछ टाइम के बाद होगा कि आप कंप्लीटली थक चुके होंगे और आप उस पर फोर्स लगाना बंद कर देंगे। मतलब ये जो फोर्स था, अगर इसको मैं देखूं और अगर इस ग्राउंड को मैं अपना एक्सिस मान लूं, ये बॉक्स था, मैं इस पे फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में खींच रहा था। हर इंस्टेंट पे फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदल रहा था, मतलब फोर्स का डायरेक्शन मेरा कांस्टेंट था लेकिन मैग्नीट्यूड बदल रहा था। पहले मैग्नीट्यूड ज्यादा था, फिर मैग्नीट्यूड कम हुआ और फाइनली मैग्नीट्यूड जाकर के 0 हो गया। मतलब यहां पे जो फोर्स था वो वेरिएबल नेचर का था और वो फोर्स मैग्नीट्यूड में वेरी कर रहा था, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट था। तो इस फोर्स को भी हम लोग बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं, ऐसे फोर्स आप बहुत सारे देखेंगे जो हम लोग अभी तक पढ़ भी चुके हैं। एग्जांपल के लिए पहला फोर्स अगर मैं लूं तो आपको मालूम होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स दो ऑब्जेक्ट जिनके मास m1 और m2 हैं, इनके बीच का लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स है। अगर मैं बोलूं कि इनके बीच की दूरी r है तो ये फोर्स डिफाइंड होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब आप इस बात को समझिए, ये फोर्स को मैं बोल सकता F इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब कि जैसे जैसे आर बदलता जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बदलेगी, मेरा फोर्स भी बदलेगा। तो हमें समझ में आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्चुअल में वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स डिस्टेंस के साथ बदलेगा। बट यहां पे एक रिमार्क है, अच्छे से इसको समझिएगा। जब हम लोगों ने वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स की चर्चा की थी, तो mg को हमने मान लिया था कांस्टेंट फोर्स। क्यों माना था, इसका कारण समझिए। जब हम लोग बात करते हैं कि ये m मास का ऑब्जेक्ट है और सेल्फ वेट इसका mg नीचे लग रहा है, तो हम लोग एक एज्यूम करके चलते हैं कि जो g की वैल्यूज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ के नेबरहुड में कांस्टेंट है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जी का हाइट के साथ, डेप्थ के साथ क्या क्या वेरिएशन है। बट इन जनरल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कांस्टेंट है, इसलिए mg फोर्स को हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। जी की वैल्यूज प्रैक्टिकली हम लोग 9.81 लेकर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मतलब समझ में आया कि एक्चुअल में देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मेरा है वो क्या है, किस टाइप का है, तो ये फोर्स मेरा वेरिएबल नेचर का है। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं कि यहां पे मास के बजाय एक हमने चार्ज रखा Q1 और यहां पे दूसरा चार्ज रखा Q2, और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, कूलॉम्स लॉ से जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो फोर्स कितना होगा, तो वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी R है। ये फोर्स भी डिपेंड कर गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आया, किसके साथ, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। मतलब हमें यह बात समझ में आई कि दो चार्ज या दो मास, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, उनके हिसाब से वेरी कर रहा है। सो मैं बोलूंगा कि ये फोर्स भी मेरा वेरिएबल नेचर का फोर्स है। तीसरे फोर्स की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। आप लोगों ने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा होगा। जब हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग से रिलेटेड कि स्प्रिंग फोर्स कितना है, तो स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो हुक्स लॉ से हम लोग बोलते हैं F इज इक्वल टू माइनस kx। ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। माइनस साइन हमें डायरेक्शन के लिए है कि वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग है वो हमेशा कोशिश करती है, उसका फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो उसके मीन पोजीशन की तरफ होता है। मतलब अगर एक स्प्रिंग मैंने लिया और इस स्प्रिंग को इलोंगेट करके यहां ला दिया, तो ये इस ब्लॉक पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन मीन पोजीशन, नेचुरल लेंथ की तरफ आने की कोशिश करेगा। सो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ। अगर ये मेरा स्प्रिंग है, एक ब्लॉक से अटैच्ड है और इसको मैंने कंप्रेस्ड कर दिया, अब मैं बोलूं कि इस ब्लॉक पे स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है, तो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में प्लस आई। क्यों? क्योंकि ये चाहेगा अपने नेचुरल लेंथ पे आना। सो ऑलवेज हम लोग बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमारा लगता है, इसलिए माइनस साइन आता है। मतलब एक बात हमें समझ में आई कि जो वर्क डन हम लोग वेरिएबल फोर्स के द्वारा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसमें पहले यह समझेंगे कि मेरा कौन कौन सा फोर्स है जो कि वेरिएबल नेचर का है। तो हमें यह बात समझ में आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल वे में वेरिएबल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है। और इन फोर्स के द्वारा अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो उसका तरीका क्या होगा, ये हम लोग सीखेंगे। बट यहां पे एक रिमार्क है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपने देखा कि ये तीनों ही एग्जाम्पल में हमने एक चीज कॉमन पाया, फोर्स जो मेरा
वेरी कर रहा था, बदल रहा था, वो एक्स के रिस्पेक्ट में बदल रहा था। मतलब फोर्स आर के साथ डिपेंडेंसी उसकी है, आर बदलने से बदलेगा, फोर्स आर के बदलने से बदलेगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बदलने से बदलेगा। मतलब ये सारा का सारा फंक्शन जो है ये एक्स का फंक्शन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार फोर्स जो हो वो एक्स का ही फंक्शन हो। इन जनरल बुक में आपको यही पढ़ने हैं, बट इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आईआईटी अगर क्वेश्चन बनाता है तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे फोर्स को टाइम का फंक्शन दे दे और फिर आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा। ऐसा करेगा कि फोर्स का वेरिएशन वेलोसिटी के साथ दे देगा और फिर आपसे पूछेगा वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा। तो हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि कितनी वेराइटीज हमारे पास आएंगी वेरिएबल फोर्स में। वेरिएबल फोर्स हमें समझ में आ गया कि किस फोर्स को वेरिएबल फोर्स बोलेंगे। ध्यान दीजिए, अब इन जनरल हम लोग करते हैं कि अगर वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है तो उसको करने का, सॉल्व करने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा तरीका होगा। तो इस बात को मैं आपको एक न्यूमेरिकल से समझाऊंगा। उस न्यूमेरिकल को 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने का इन तीनों में बेस्ट फॉर्मूला कौन सा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है अ फोर्स is varying linearly at a constant rate from 40 Newton to 100 Newton over a displacement of 10 meter. Find work done by this force. ऐसा बोला कि एक फोर्स जो है, एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स लिनियरली वेरी कर रहा है 40 न्यूटन से 100 न्यूटन तक, और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। आपसे पूछा है इस फोर्स के द्वारा आप बताएं वर्क डन कितना होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको वर्टिकल एक्सिस ले लूं, ये हमारा फोर्स है, और यहां पे आकर के अगर मैं ले लूं ये मेरा डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और फोर्स हमारा न्यूटन में है। क्वेश्चन क्या बोला, एक फोर्स है जो कि लिनियरली कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। हम ये देखेंगे T0 पे जो हमारा फोर्स गिवन है वो है 40 न्यूटन का। अब ये उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ उस वक्त ये पहुंच गया 100 न्यूटन पे, और इस दौरान इसने इंक्रीज किया, लिनियरली इंक्रीज किया। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना है तो मैं किन अलग अलग अप्रोच से कर पाऊंगा ये बात हम लोग समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, और वर्क डन आपको याद होगा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हम लोगों ने बोला था, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको हमने प्रैक्टिकली सीखा था F.S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, या Fs cos थीटा। अब अगर वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो एक बेसिक मेथड क्या बोलता कि इस क्वेश्चन को करने का एक अप्रोच हो सकता है, मैं 0 से लेके ये 10 मीटर तक अगर ये पूरा एरिया जो है ये निकालने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा ये हम लोग देख सकते हैं। अब एक बात समझिएगा, ग्राफ पढ़ाते वक्त एक बात आपको बोली थी, दुनिया का कोई भी ग्राफ हो वो आपको 2 इंफॉर्मेशन दे सकता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का कोई भी ग्राफ हो वो आपको 2 इंफॉर्मेशन दे सकता है। एक इंफॉर्मेशन हमें मल्टीप्लिकेशन से मिलती है और एक इंफॉर्मेशन हमें डिवीजन से मिलती है। अगर मैं बोलूं कि मेरी वर्टिकल क्वांटिटी फोर्स है
हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन लूंगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी देता है जिसे हम लोग वर्क डन बोलते हैं। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव वर्क डन। मतलब समझ लीजिए, अब वर्टिकल एक्सिस पे कुछ भी हो सकता था। सपोज कीजिए वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, और वीटी ग्राफ का आप एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, v इंटू टी, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टी कीजिएगा तो कट जाएगा। मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट और चेंजिंग पोजीशन। मतलब हर ग्राफ में सबसे पहला आपका काम होगा यह समझने का कि दुनिया का कोई भी ग्राफ हो वो दो इंफॉर्मेशन दे सकता है, एक मल्टीप्लीकेशन और एक डिवीजन। अब आप बोलेंगे सर एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं, तो उसके कारण है आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन दोनों के साथ जो ऑपरेशन आप कर पाएंगे वो है आइदर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी ग्राफ हो दो इंफॉर्मेशन, एक मल्टीप्लीकेशन से और एक डिवीजन से, और उसमें देखेंगे कि इनसे वैलिड कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज मिल रही हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को तो मेरे पास मिल जाएगा वर्क डन। तो मैं बोल पाऊंगा कि ये जो फोर्स है जो 40 न्यूटन से वेरी कर रहा है 100 न्यूटन तक, कितने डिस्प्लेसमेंट में, 10 मीटर में, तो इसके द्वारा वर्क डन जो होगा वो एरिया अंडर द ग्राफ होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इस ग्राफ का मैं एरिया निकालूं तो एक्चुअल में देखिए ये जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रिपीजियम दिख रहा है, और ट्रिपीजियम का एरिया निकालने का तरीका आपको मालूम होगा। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक है कि इस ग्राफ को दो पार्ट में आप ब्रेक कर लें, या ट्रिपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको मालूम है एरिया का तो आप लिख दें। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ध्यान दीजिएगा, ट्रिपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हाफ बेस हमारा, इस ट्रिपीजियम का बेस हमने लिया कितना है 10 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसके पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, ये है और ये है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसकी वैल्यूज है 40, इसकी वैल्यूज है 100, तो मैं लिखूंगा 40 प्लस 100 और ये आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 140 और ये वैल्यूज आ गई 700 जूल। ध्यान दीजिए, मतलब हम लोगों ने बहुत ही सिंपल अप्रोच से ये देखा कि ये फोर्स मेरा लिनियरली इंक्रीज कर रहा था 40 से 100 न्यूटन पे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा था 0 से 10 मीटर का। उस दौरान हमने वर्क डन निकाल लिया उस फोर्स के द्वारा। ध्यान दीजिए, दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, सेकेंड मेथड से कैसे हम लोग कर पाएंगे इसको। अब अगर मैं बोलूं कि मैं चाहता हूं ये जो ग्राफ मेरे पास अवेलेबल है इसको एरिया मेथड से ना करके मैं इसको सॉल्व करूं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन क्या बोलता है, अगर कोई चीज वेरी कर रही है और ओवरऑल का एरिया आपको चाहिए तो आप छोटे छोटे सेगमेंट में उनको ब्रेक कर दो और सबके एरिया को ऐड कर लो, तो उसी को मैथमेटिकली हम लोग बोल देते हैं इंटीग्रेशन। मतलब आप बोल पाएंगे कि इसको सॉल्व करने का तरीका है कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ dx। ध्यान दीजिएगा, मतलब dx में x मेरा वेरिएबल कहां से है,
तो मैं लिख दूंगा x1 से x2 के बीच का। ये फॉर्मूला आप कांस्टेंट फोर्स पे भी अप्लाई कर सकते थे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता कि ये फोर्स कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते और आपका फॉर्मूला वही बन जाता जो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर ये फोर्स मेरा वेरिएबल है तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते। अब अगर आपको फोर्स मालूम है मैथमेटिकली तो और कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है, आप वर्क डन बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले मुझे इस फोर्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और वो फोर्स किस फॉर्मेट में, एक्स के फॉर्मेट में, क्योंकि इंटीग्रेट मैं कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए, यहां पे जो फोर्सेस थे ये सारे फोर्सेस किसके फंक्शन थे, एक्स के। अब मुझे इस फोर्स को भी मैथमेटिकली एक्स के फॉर्मेट में निकालना होगा। तो इसको कैसे हम लोग लिख पाएंगे, तो ध्यान दीजिए, पहली बात समझ में आनी चाहिए कि ये फोर्स 40 न्यूटन से 100 न्यूटन तक जा रहा है, इसका कितना होगा इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। अगर मैं बात करूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बच्चे यही नहीं समझ पाते कि y क्या है, x क्या है, c क्या है। तो हर एक चीज को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। y हमारा होता है वर्टिकल एक्सिस, x हमारा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एंड m हमारा होता है स्लोप। ध्यान दीजिएगा, y मतलब वर्टिकल एक्सिस। कौन सा वर्टिकल एक्सिस, जो आपके ग्राफ में दिया गया है। तो यहां पे वर्टिकल एक्सिस अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो मेरा है फोर्स, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा F इज इक्वल टू, M होता है स्लोप। स्लोप के मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं dy बाई dx, चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल, या हम लोग बोलते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे स्लोप। तो m को मैं वैसे ही लिख देता हूं m। x मेरा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। किसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो मुझे ग्राफ में दिया गया। यहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट भी x ही है, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं लिख दूंगा x प्लस ये हो गया c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो कि एक वेरिएबल फोर्स का है और ये x का फंक्शन है। बट इसमें दो बातें अननोन हैं, एक है स्लोप और दूसरा है इंटरसेप्ट। तो ध्यान से सुनिएगा बात। इंटरसेप्ट निकालने का सबसे आसान तरीका है, आपकी स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, आपकी स्ट्रेट लाइन इस वर्टिकल एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, उस पॉइंट का ओरिजिन से दूरी जो है उसका नाम है इंटरसेप्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी सरल रेखा इस वर्टिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे, उस पॉइंट का ओरिजिन से यह वर्टिकल दूरी इंटरसेप्ट कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात कर रहा हूं, मार्कर चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये मेरी स्ट्रेट लाइन थी। अगर ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल एक्सिस को यहां पे कट कर रही है और यहां से ये दूरी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 40 न्यूटन, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गए, यहां पे इंटरसेप्ट की जगह पे आप क्या लिखेंगे 40। तो इंटरसेप्ट मुझे मिल गया, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे जहां पे इसने कट किया उस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी जो हुई वो मैं लिख दूंगा।
अगली बात समझिए, स्लोप होता है m dy बाई dx, या मैं बोलूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, आप लोग बताएंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक्सिस आप कितना पहुंचोगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं कि मैं O पे हूं और यहां से यहां पहुंचना चाहता हूं तो मैं कैसे पहुंचूंगा। तो ध्यान दीजिए, पहले मैं x में चलूंगा 10 मीटर, y में चलूंगा 100 न्यूटन, ऑटोमेटिक में पहुंच गया उस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 10, 100। ऐसे ही अगर इसकी बात करूं तो x में मुझे कुछ भी नहीं चलना पड़ा, y में मैं चल गया 40, मतलब x मेरा 0 और y मेरा हो गया 40। इसी को लिखने का एक तरीका है, लोग बोलते हैं कि इसको आप बोलोगे x1, y1 और इसको बोलोगे x2, y2, और यहीं से स्लोप डिफाइंड होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मैं बोलूं कि m की वैल्यूज निकालना चाहूं तो मेरे लिए y2 की वैल्यूज है 100, y1 की वैल्यूज है 40 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यूज है 10 और x1 की वैल्यूज है 0। अब यही आपका हो गया स्लोप, और ये स्लोप आया 100 माइनस 40 अपॉन 10 माइनस 0। इस m की वैल्यूज अगर मैं यहां पुट करूं तो f इज इक्वल टू 100 माइनस 40 हो गया 60, 60 अपॉन 10 हो गया 6x प्लस इंटरसेप्ट हमारे पास आ चुका है 40। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अवेलेबल नहीं था, मैथमेटिकल इक्वेशन, हमने उसका मैथमेटिकल इक्वेशन निकाला, f इज इक्वल टू 6x प्लस 40। अब इसी क्वेश्चन को ऐसा भी दिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन सिखा रहा हूं। ऐसा बोलता, अ फोर्स F इज इक्वल टू 6x प्लस 40 acts on an object and due to this force object displaces from 0 meter to 10 meter, find work done by this force। तो इसमें क्या होता, एक स्टेप सॉल्व करके फिर आपको f एज ए फंक्शन ऑफ x करके क्वेश्चन दे देता और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता। ध्यान दीजिए, हमने बोला था f आप निकालिए, f एज अ फंक्शन ऑफ x आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसको आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल f की जगह पे 6x प्लस 40 इंटू dx, कहां से कहां तक, x1 मेरा 0 से 10 मीटर तक वेरी करेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन आता होगा तो ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं लिखता हूं इंटीग्रल 0 टू 10 6x dx प्लस इंटीग्रल 0 टू 10 40 dx। यहां देखिए 6x की अगर मैं बात करूं तो 6 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 40 बाहर आया और dx का इंटीग्रेशन x, ये सारे वेरीज करेंगे 0 से 10 तक। अब और अच्छे से आप देखें तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे, आपके पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 40x और इसकी लिमिट होगी 0 टू 10। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन दो टाइप के, एक डिफिनिट इंटीग्रल और एक इनडिफिनिट इंटीग्रल। हम लोगों के पास लिमिट अवेलेबल है तो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखूं मेरे पास वर्गडन यहां पे आ गया इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 40x, जहां पे x है वहां पे पुट कीजिए 10, तो क्या आएगा 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 40
x है तो इंटू कर दीजिए 10, आपने अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 40 इंटू 0, अब यहां से आ जाएगा आपके पास 300 प्लस 400 और ये वैल्यूज आ गई 700 जूल। अच्छे से सुनिएगा, हमने सबसे पहला पार्ट किया, पहला मेथड देखा, उसमें हमने देखा कि एरिया से किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दूसरा पार्ट हमने किया जिसमें हमने देखा कि इस लाइन का जो फोर्स का वेरिएशन था, इसका हमने पहले इक्वेशन लिखा और फिर विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हमने वैल्यूज निकाली। ये वैल्यूज भी उतनी ही आई। एक और मेथड मैं आपको बताता हूं जिससे आपको चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलता कि मुझे वर्क डन निकालना है और वर्क डन डिफाइंड हो चुका है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्चुअल में देखिए, क्वेश्चन में बोला है दिस फोर्स इज वेरी लिनियरली, मतलब ये फोर्स मेरा लिनियरली वेरी कर रहा है कांस्टेंट रेट से। अगर मैं इस फोर्स का एवरेज फोर्स निकाल लूं तो उसके द्वारा भी वर्क डन उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स मेरा कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। मतलब बोल सकता हूं वर्क डन बाई एफ एवरेज, ये हो जाएगा एफ एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं एफ एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज फोर्स कैसे निकालूं? एवरेज फोर्स निकालने का तरीका इनिशियली 40 न्यूटन का है, फाइनली 100 न्यूटन का है, तो मैं बोलूंगा कि यहां से एफ एवरेज आएगा 40 प्लस 100 बाई 2, जो कि 140 बाई 2 70 न्यूटन। अगर इस 70 न्यूटन की वजह से मैं वर्क डन निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं बोलूंगा वर्क डन इज नथिंग बट एफ एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एवरेज 70 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10, सो 700 जूल आपका वर्क डन आ गया। अच्छे से देखिएगा इस पार्ट को। हमने एक क्वेश्चन लिया, पहले वेरिएबल फोर्स को डिफाइन किया, फिर उस फोर्स पे हमने देखा कि जनरल एग्जांपल हमें फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिखता है। यहां पे एक रिमार्क हमने बोला, यह जरूरी नहीं कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ ही बदले। फोर्स बदल सकता है टाइम के साथ, फोर्स बदल सकता है वेलोसिटी के साथ। अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो ये सारे फॉर्मूले में एफ डायरेक्टली आपके पास गिवन है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दे तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? पहला अप्रोच हमने देखा कि हमने एरिया मेथड से सॉल्व कर लिया। दूसरा मेथड देखा कि जो फोर्स दिया था उसको हमने पहले एक्स के फंक्शन में लिखा और फिर उसको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया। और तीसरा हमने देखा कि कॉन्सेप्ट पे हमने सॉल्व किया कि ये जो फोर्स था कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था, तो इसका हमने एवरेज निकाला और फिर उसको सॉल्व किया। अब आपके पास क्वेश्चन है कि सर अगर वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है तो हम लोग इन तीनों में कौन सा मेथड एडॉप्ट करेंगे? ध्यान से सुनिए, ये पहले और लास्ट वाले जो मेथड हैं ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है, यूनिवर्सल नहीं है। रीजन समझिएगा, अगर मैं बोलता कि ये फोर्स मेरा है, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो आप एरिया मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एक बात समझ में आई, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है, पोजीशन के साथ बदल रहा है, तो वैसे क्वेश्चन को मैं एरिया मेथड से कर सकता हूं। बट क्वेश्चन अगर लिनियरली इंक्रीज करे तो, अगर सपोज कीजिए ये जो ग्राफ था ये लिनियरली न जा करके
स्क्वायर के फॉर्मेट में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे फॉर्मेट में जाता तो उनका एरिया निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए अगर फोर्स लिनियरली इंक्रीज कर रहा हो और फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको मालूम हो तो आप वहां पे एरिया मेथड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरे वाले मेथड में फोर्स लिनियरली इंक्रीज कर रहा था इसीलिए आपने एवरेज ले लिया, बट हर केस में आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि फोर्स का आपने एवरेज वैल्यूज निकाल ली और डिस्प्लेसमेंट मालूम था इसलिए आपने किया। मींस मेथड 1 और मेथड 3 एक कंडीशन स्पेसिफिक है। अगर मैं बोलूं कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन मुझे निकालना है तो मेरे लिए यूनिवर्सल जो मेथड होगा वो इंटीग्रेशन का होगा। मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग वेरिएबल फोर्स को सॉल्व करेंगे। अच्छे से आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। चौबे क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करेंगे आपको उसकी अधिसूचना हो जाएगी। आप सभी का धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए।